वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके हम 50 एमसीक्यूज को करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें से काफ़ी सारे सवाल जो है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है, तो आपको जैसा पता होगा कि आपका जो टर्म 1 का एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है, टोटली एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो और आप कर भी रहे होंगे, उम्मीद है मेरे को इस चीज़ की। तो हम शुरू करेंगे इसके अंदर एमसीक्यूज़ को करना। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स के अंदर, चाहे वो स्कूल का हो, कोचिंग का हो, इंस्टीट्यूट का हो, जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर इसको शेयर करिए ताकि उन बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है और बेल आइकन को ऑन करिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। और आपको पीडीएफ्स चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग एडू। तो वहाँ पर जाकर के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो चैप्टर का नाम जैसा कि आपको पता है, आपका जो है इस बार हिस्ट्री का चैप्टर 1 आ रहा है टर्म 1 के अंदर। ठीक है, बाकी सब जो है दूसरी बुक से आ रहा है। तो ये इंग्लिश मीडियम के अंदर है, यानी कि ये वाली जो वीडियो है उसमें इंग्लिश मीडियम के सवाल हैं। अगली वीडियो में हम हिंदी मीडियम के लिए भी लेकर के आएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम। शुरू करने से पहले भाई लाइक शेयर जरूर करिएगा, हमें आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। ओके, आप स्टूडेंट हैं तभी कोई एजुकेशनल जो है चैनल है वो चल रहे हैं या उन पर कंटेंट डाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट? जो फ्रांस की क्रांति क्रांति थी, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। और इसमें भी इसका ओवरव्यू जो है वो दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि ये कब शुरू हुई थी, तो ये 1789, काफ़ी अच्छा याद करने का तरीका है, 1789। ठीक है, 1789 में ये शुरू हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन फ्रांस एट द टाइम? उस वक्त जो है फ्रांस की सिचुएशन कैसी थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल एकदम मोनार्ची था वहाँ पर। ठीक है, सोवेरियन स्टेट नहीं था, रिपब्लिक नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पर, जबकि क्या थी, बिल्कुल ही मोनार्ची थी उसके अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए बुक्स को जरूर पढ़िएगा तभी आपके समझ में आएगा ही। और बुक्स के साथ अगर आप एमसीक्यूज को कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन एकदम एक नंबर की हो जाएगी, गारंटीड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट एम्फेज द नोटेशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन? इसका ऑप्शन आपको दे रखा है नीचे, द फादरलैंड एंड द सिटीजन्स, या फ्रेंच पीपल इन कॉमन, या फ्रेंच फ्लैग, या आइडिया ऑफ वन नेशन। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है कि भाई किस तरह के इक्वल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में दिए जाते हैं या मिलेंगे। तो वो है द फादरलैंड एंड द सिटीजन्स। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो कि आपके सामने आपको दिख रहा होगा, हाउ मेनी कलर्स डिड द न्यू फ्रेंच फ्लैग हैव? जो फ्रांस का नया झंडा था उसके कितने कलर थे ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होगा कितने थे भाई। ट्राई कलर का जो है वो यानी कि 3 कलर थे उसके अंदर। ओके, कितने कलर थे सर? 3 कलर थे उसके अंदर। हमारे नेशनल फ्लैग में भी कितने कलर है? तो 3 कलर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, बाई वूम वाज द स्टेट जनरल इलेक्टेड? स्टेट के जो जनरल होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट जो है किए जाते थे? तो आपसे पूछा जा रहा है मैन, वुमेन, एक्टिव सिटीजन्स, वुमेन या सीनियर सिटीजन्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, एक्टिव सिटीजन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ स्टेट जनरल? स्टेट जनरल का नया नाम जो है वो क्या है ये पूछा जा रहा है। तो उसको क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली। क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट एक्शंस वर टेकन इन द नेशन इन द नेम ऑफ द नेशन? जो राष्ट्र का नाम जो है रखा गया था उसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के जो है एक्शंस जो हैं लिए गए थे। तो आर्मी को फोर्स किया गया था या सोशल वर्क जो है वो किया गया था? तो ये भी नहीं किया गया था, ये भी नहीं किया गया था। रेगुलर मीटिंग्स भी नहीं की गई थी, बल्कि जो हाइम्स वर कंपोज्ड, यानी कुछ हाइम्स बनाए गए थे। ओथ जो है वो लिया गया था, यानी शपथ वगैरह लिए गए थे। और जो भी उनकी ड्यूटीज़ वगैरह हैं, जो कस्टम्स की ड्यूटीज़ थी उनको अबॉलिश किया गया, उनको ख़त्म किया गया। और भाई एकदम अच्छे से काम किया गया था, शपथ ग्रहण वगैरह सब कुछ करवाया गया था, राष्ट्रगान बनाया गया था। और तब जाकर के जो है नेशन का नाम रखा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 50 एमसीक्यूज हैं सर। ठीक है, और आपका एग्जाम जो है वो 90 मिनट का होगा। अगर आप ओएमआर शीट को फिल करेंगे तो आपको 20 से 25 मिनट उसको फिल करने में लगेगा। तो आपके पास ऐसा ही समझिए कि आपके पास केवल 60 मिनट का ही टाइम होगा और 60 मिनट में आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो थोड़ी सी स्पीड आपकी होनी चाहिए, बुक आपने जितने अच्छे से पढ़ रखा होगा आपको मालूम होगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेटअप, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो सेट किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो फेडरल था नहीं, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो बनाया गया था। कैसा बनाया गया था भाई? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसको वहां पर सेटअप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीजनल डिटेल्स वर डिस्करेज एंड डैश बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। नेशन का कॉमन लैंग्वेज जो है वो क्या हो गया था? जैसे कि हमारे यहाँ हिंदी है, तो वहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो कॉमन हो गया था। तो काफी आसान है, कौन सा लैंग्वेज था भाई? फ्रेंच। ओके, बहुत ही आसान है, फ्रांस की बात हो रही है अभी तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट मिशन डिड द रिवॉल्यूशनरीज डिक्लेयर एज द डेंस डेस्टिनी टू द फ्रेंच पीपल। तो भाई पूछा जा रहा है कि जो जितने आंदोलनकारी थे, उन्होंने फ्रांस के जो पीपल थे, उनका जो है भाई किस तरह के मिशंस जो है उन्होंने डिक्लेयर किए थे। ओके, तो ये आपसे पूछा गया है। तो पहला है टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोजम डेस्पोट डेस्पोट साउंड में क्या प्रॉब्लम है? टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। भाई यूरोप के और जो लोग थे उनको देश बनाने के लिए जो है हेल्प किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर है। टू मेक वन नेशन स्टेट नहीं, टू बिकम डेमोक्रेसी या बिकम सोवेरियन, ऐसा कुछ नहीं है। टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकेम द नेशन। ये बात जो है आंदोलनकारियां जितने भी थे वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने जो है वहाँ पर मिशंस को लेकर के वो लोग गए थे कि भाई यूरोप में भी क्या करेंगे, हम यूरोप को भी एक नेशन बनाया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट हैपन व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप। कह रहा है कि भाई क्या हुआ था जब फ्रांस के जो इवेंट्स की न्यूज थी वो यूरोप के अलग-अलग शहरों में पहुँच गई थी। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि तब क्या हुआ था? ठीक है, ये आपने अगर चैप्टर पढ़ा है, कहानी की तरह पढ़ेंगे तो अच्छा है। इसमें हुआ था, स्टूडेंट एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स के अंदर जो है उन्होंने बैठना शुरू कर दिया था, उसको उन्होंने ग्रहण करना शुरू कर लिया था। तो कह रहा है कि भाई इसका पर्पस क्या है? अगले क्वेश्चन में यही पूछा गया कि भाई जैकोबिन क्लब्स का जो है मेन पर्पस क्या था? ठीक है, तो इसका मेन पर्पस था टू होल्ड एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स। ठीक है, तो ये इसका मेन जो है पर्पस था। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज एंड कैंपेन हेल्ड बाय द जोकोमिन क्लब्स। इनके द्वारा जो एक्टिविटीज कराई गई थी, देखिए इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ नीचे मिल रहा है। ठीक है, तो आप भी अगर ध्यान से करेंगे ना अपने पेपर को, तो आपको भी हो सकता है कि इस प्रकार से आंसर्स भी आगे मिल जाए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई इसका रिजल्ट हुआ क्या? जो उन्होंने कैंपेन्स बनाए, जो एक्टिविटीज़ इन्होंने की, उससे का जो है रिजल्ट, एज़ अ रिजल्ट जो है वो क्या हुआ था? तो प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज़ टू मूव टू डिफरेंट कंट्रीज़। कि भाई फ्रांस की जो आर्मी थी उनको तो अलग-अलग देशों में भी जो ये है मूव करना शुरू करवा दिया गया था। तो ये इसका रिजल्ट रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने जो है वो ये रहा। 14, 15, 16 तीनों ही आपके सामने। तो 14 को करेंगे, ये रहा 14 हमारा सबसे ऊपर। विच कंट्रीज डिड द फ्रांस आर्मी मूव्स इनटू, विच कंट्रीज डिड द फ्रेंच आर्मीज मूव इनटू। भाई किस देश में घुसे थे ये लोग, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली के ज्यादातर शहरों में ये घुस गए थे। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आइडिया डिड द फ्रेंच आर्मीज कैरी अबाउट थ्रू द रिवॉल्ट्री वॉर्स। जो भाई आंदोलनकारी जो वहाँ पे विद्रोह चल रहा था, उस वॉर से जो है वो उन्होंने किस तरह के आइडियाज को जो है कैरी किया था और दूर देश क्या कहते हैं दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में लेके गए थे। तो वो नेपोटिज्म था, वो डेस्पोटिज्म था, या वार स्ट्रेटजी थी, या वायलेंस और ब्लडशेड थे। तो वो क्या चीज थी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो वो क्या था? नेशनलिज्म, सॉरी नेपोटिज्म नहीं, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की जो है भावना को वो लेकर के गए थे कि भाई नेशन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फटाफट से। व्हाट डिड नेपोलियन डू इन द टेरिटरी दैट वाज अंडर हिज कंट्रोल। जो उसके कंट्रोल की टेरिटरी थे, जो क्षेत्र थे, उसमें नेपोलियन ने क्या करा था, ये आपसे पूछा गया है। तो उसने क्या करा था? सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी रिफॉर्म्स। उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है वहां पर क्रिएट करे थे अपनी टेरिटरी के अंदर। ठीक है, वार स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं थी, वर्कड फॉर पीस नहीं था, और ये भी नहीं था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो 16 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं भाई। लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके काफी ज्यादा ही काम आने वाले हैं ये। ठीक है, एग्जाम तो आपका इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही में आएगा।
और हिंदी मीडियम में भी सवाल आपको जल्द ही मिलेंगे, और हिस्ट्री ही नहीं, हिस्ट्री के अलावा पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी की वीडियो आपको मिल जाएगी एग्जाम से पहले। तो बने रहिएगा चैनल के ऊपर, काफ़ी सारी चीज़ें और हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको हम जल्द से जल्द एमसीक्यूज जो है वो ला करके दें, और आप प्रिपरेशन जो है, आपकी प्रिपरेशन को एकदम चार चांद लगा दें। ठीक है, तो हमारी मेहनत है, केवल आपको क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके, लाइक करना भाई बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट टाइप ऑफ रूल्स वाज कैरिड आउट इन फ्रांस ड्यूरिंग नेपोलियंस टाइम, कि भाई नेपोलियन का जो समय था उस वक्त जो है किस प्रकार का रूल जो है फ्रांस में दिया गया था या लिया गया था, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो किस प्रकार का था, तो भाई मोनार्ची, यानी कि जब नेपोलियन का टाइम आया था तो किस प्रकार का जो है वहाँ पे रूल जो है वो चल रहा था, तो मोनार्ची। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डैश इन फ्रांस, ये आपसे पूछा गया है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो डेमोक्रेसी, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, नेपोलियन ने जो है फ्रांस की डेमोक्रेसी भी खत्म कर दी थी, क्योंकि बाद में इसने क्या करा, को बाद में इसने भी मोनार्ची ही चला दिया है भाई। जैसे राजस्व वाली बात होती है ना, मतलब एकदम सत्ता का क्या कहते हैं इसे, राजा का ही शासन चलता रहता है, वही इन्होंने कर दिया बाद में आकर के। पहले तो इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई करी, लेकिन बाद में खुद इन्होंने वही, अब जो राजा करते थे वही इन्होंने करना शुरू कर दिया, प्रताड़ना देनी शुरू कर दी। तो इसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डिड नेपोलियन डू टू मेक द सिस्टम एफिशिएंट एंड रेशनल इन फ्रांस, तो ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट पढ़िए और आंसर करिए। वर्क इन मिलिट्री नहीं, वर्क ऑन फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल नहीं, डिफरेंट रिफॉर्म्स जो है वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटिव रिवॉल्टरी प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, जिसको आप देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804 ऑल्सो नॉन एज, जो मतलब 1804 जो सिविल कोड है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। द लेपोनिक कोड, नेपोलिक। ठीक है, नेपोलियन के टाइम की बात है, तो उसी के कोड से इसको जाना जाता है। ओके, तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द सिविल कोड ऑफ ब्रिंग अबाउट, ये मतलब ये सेम चीज है, ऊपर वाले क्वेश्चन से पूछा गया कि भाई इस तरह का कोड जो है वो क्या लेकर के आया था, क्या इसने दिया था। तो इसने बेसिकली क्या दिया था, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है ये। तो आपको बताना है, डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, स्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो है सिविल कोड 108 का मतलब था, या इससे ये चीज लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 जिसको आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, विच रीजन वॉज द सिविल कोड एक्सपोर्टेड टू, किस रीजन में है इस कोड को जो है वो दिया गया था, स्विट्जरलैंड और इटली, इटली और जर्मनी, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, या डच रिपब्लिक, या स्विट्जरलैंड और इटली और जर्मनी, किसके अंदर जो है इसको स्टेब्लिश किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो फटाफट बताइए अगर आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो याद करिए। इसका ऑप्शन है डी, डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड और इटली और जर्मनी, तो ये इसका राइट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपके सामने अभी आपको नजर आएगा। जस्ट एक मिनट। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड नेपोलियन डू इन द रूरल एरियाज, सॉरी, क्वेश्चन नंबर दोबारा दोबारा पढ़ते हैं इसको। व्हाट डिड नेपोलियन डू इन द रूरल एरियाज ऑफ दीज रीजन, यानी कि जिस रीजन में ये घुसा था भैया, उसके रूरल एरिया में इसने क्या करा, रूरल्स यानी कि ग्रामीण इलाकों में इसने जो है वो क्या किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसने क्या करा, इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है इसके अंदर क्रिएट करा। ठीक है, और एबॉइल्स करा इनका फेडरल सिस्टम को, और फ्रीड प्लीजेंट फ्रॉम सेड फॉर्म्स एंड मेमोरियल ड्यू, तो ये तो भाई बिल्कुल सही चीज़ है, जो उनके ड्यू वगैरह था उसको इसने खत्म किए और फेडरल सिस्टम को इसने खत्म किया, तो ये सही है। ये सारे ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, हमारी कोशिश है कि वन लाइनर करवाया जाए ताकि आप ध्यान दें, लेकिन आप साथ साथ में सभी एमसीक्यूज को पढ़िए, और पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, ताकि आप बाद में भी इसको रिवाइज कर सकें। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप फटाफट से। ठीक है, व्हाट चेंज डिड नेपोलियन ब्रिंग अबाउट इन द टाउन्स, कि भैया शहरों में इसने क्या चेंज किया था। तो इसने जो है रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए हुए थे इसके ऊपर उसको रिमूव करा, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को है इसने इम्प्रूव करा था। प्लीजेंट्स जितने थे, जो वर्कर्स थे या नए बिजनेसमैन थे, उनको जो है फ्रीडम दिया था कि भैया आप जो है अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर इसका भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जो कि नीचे आपको दिख रहा होगा। इन मिड 18th सेंचुरी यूरोप वाज द स्टेटस ऑफ जर्मनी, इटली एंड
व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड? कह रहे कि भाई 18वीं शताब्दी के मध्य में बीच में यूरोप के जो देश हैं जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इसका क्या स्टेटस था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories, ऑटोनोमस टेरिटरीज। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। ये बिल्कुल डिवाइडेड हुए पड़े थे, अलग अलग किंगडम्स के हाथ में थे ये सारे के सारे। ओके, अब कह रहे हैं कि व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली? टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, तो भाई टाइम पीरियड का आंसर आपको एकदम सही से देना है, क्योंकि ये तो गलत हो ही नहीं सकता। 1797। ओके, ये तो वन लाइनर ही हो गया एक तरह से, इसमें कुछ सोचना आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच टेरिटरीज वर इंक्लूड अंडर द हैब्सबर्ग एम्पायर? हब्सबर्ग जो एम्पायर था, जो राज शासक आया था, ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर जो है किस प्रकार के टेरिटरी को जो है इंक्लूड किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें क्या करा गया था भाई? द टाइलर, ऑस्ट्रिया हंगरी, सडनलैंड जो थे, बोहेमिया, लोमेरी और वेंटिया जो था, इन सभी को क्या करा था इसने? इंक्लूड कर लिया था। ओके, तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। व्हेन डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रांस एंड पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट? कह रहे कि भाई जो औद्योगिकरण की बात हो रही है यहाँ पर, कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज खुल रहे थे, तो फ्रांस के अंदर और जर्मनी के स्टेट के अंदर इसने कब जो जा करके बढ़ना शुरू किया, या कब इन्होंने पार्ट लिया? 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के बाद में, 19वीं में, या मध्य 18वीं शताब्दी में? ये आपसे पूछा गया है। तो ये 19वीं शताब्दी में, यानी कि 19th सेंचुरी के अंदर जो है ये चेंजेस देखने को मिले थे। तो 28 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए, 29वें की ओर बढ़ चुके हैं हम, जो कि आपको दिख रहा होगा काफी अच्छे से। और पूछा बहुत अच्छी चीज गई है इसके अंदर आपसे, कि भाई लिबरेशन क्या है? ठीक है, लिबरलिज्म जो है वो क्या है? तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जिसके अंदर ये है कि इसका मतलब होता है एक तो ये लैटिन रूट लाइबर से निकला गया है, जिसका मतलब होता है फ्री फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। सभी के लिए जो है कानून से पहले जो है समानता की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर ये है, और इसी के साथ ये इसकी डेफिनेशन भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, जिसको आप देख रहे होंगे। व्हाट इज सफरेज? ठीक है भाई, ये क्या है? तो ये आपसे पूछा गया है, सफरेज क्या चीज है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? राइट टू वोट, यानी राइट टू वोट को क्या कहा गया? सफरेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इन रिवॉल्ट्री फ्रांस द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एग्जीक्यूटिव टू। जो ये भाई एक्सक्लूसिवली किसको जो है ये राइट्स दिए गए थे? तो जो प्रॉपर्टी ऑन मैन है, या सभी को, या मैन वुमेन को, या अपर क्लास को? तो देखिए, फ्रांस की बात हो रही है, आपको ध्यान देना है। तो भाई जो जिनके पास प्रॉपर्टी थी, और वो भी आदमी, केवल उनको ही वोट देने का अधिकार, ठीक है, और इलेक्ट होने का अधिकार दिया गया था। उसके अलावा किसी को ये अधिकार नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं, जो कि आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। अ मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हम्बर्ग टू न्यूमबर्ग टू सेल हिज गुड्स, जो भी उसके भाई सामान थे उसको बेचने के लिए आया था, वो वुड हैव हैड टू द पास थ्रू, उसको जो है कितने बैरियर्स से जो है पास होना पड़ा, ये आपसे पूछा गया है। तो उसको 11 कस्टम बैरियर से जो है पास होना पड़ा था। कहाँ से कहाँ जाने के लिए? हम्बर्ग से लेकर के नंबर तक उसको जाने के लिए, अपने सामान को जब वो बेचने गया था 1833 में, तो उसको 11 कस्टम बैरियर से पास होना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने। व्हेन वाज द कस्टम यूनियन और जोवेरिलियन फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट? तो इसका बहुत ही आसान और सिंपल सा जो है आंसर है। ठीक है, क्या आंसर है सर इसका? तो वो टाइम पूछा गया, तो 1834। कब था भाई टाइम पीरियड? 1834 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आप फटाफट से। व्हाट डिड द कस्टम यूनियन और जोवेरियन डू? ये क्या करते थे भाई? बहुत ही आसान है ये। जो ट्रैफिक बैरियर्स है उसको खत्म करते थे, और नंबर ऑफ करेंसीज जो थे, जो भी 30 और 32, यानी कि भाई 30 से जो है 2 के आसपास लेकर के आ गए थे, यानी कि 30 करेंसी को इन्होंने 2 करेंसी में डिवाइड कर दिया था, जो कि काफी आसान बनाता है किसी भी ट्रेड को करने के लिए। ओके, तो बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। व्हेन वाज नेपोलियन डिफीटेड? कब ये हार गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 1815 में जो है ये हार गया था। ठीक है, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी जो है, इन सभी ने मिलकर के लड़ाई करी थी। 5 देशों ने मिलकर लड़ाई करी थी इससे, और ये अकेला पड़ गया और ये हार गया। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने। व्हाट वाज कन्वर्टिटम्स? ये जो है आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। व्हाट वाज कंजर्वेटिज्म? जो है ये पूछा गया है आपसे, कि कंजर्वेटिज्म जो है वो क्या है?
तो आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए। स्ट्रिक्ट रूल्स टू द सोसाइटी, भाई सोसाइटी के लिए जो है एकदम कठोर कानून, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है। सोशल नॉर्म्स है, नहीं कंजर्वेटिव बनने के लिए सोशल नॉर्म्स नहीं है, बल्कि ये मोनार्ची, द चर्च, सोशल हायरार्ची, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, प्रिजर्व करना चाहिए भाई प्रॉपर्टी को, इसकी बात की जा रही है इसके अंदर, तो ये इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने जो कि दिख रहा होगा आपको। व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वेन्ना टेक प्लेस एंड वो वर द पार्टिसिपेंट्स, भाई कब जो है ट्रीटी इसकी साइन की गई थी और कौन कौन किस किस देश ने इसमें भाग लिया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो है 1815 में किया गया था और एक ही ऑप्शन में है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया जो है, इन 4 देशों ने इसमें भाग लिया था। ओके, भाग मतलब पार्टनरशिप की थी या पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए एक बार फटाफट से। वो वाज गिजुपी मैजिनी, व्हाट डिड ही डू, इसने क्या किया था और ये कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो अच्छा अच्छा जो है ये क्वेश्चन है, तो ये एक इटालियन रिवोल्यूटरी थे। ठीक है, इटालियन विद्रोह थे, विद्रोहीकारी कह सकते हो या आपको, या आप इसको ये कह सकते हो, रिवोल्ट मतलब होता है जो विद्रोह करते हैं ना, वो रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। फाउंडेड टू अंडरगो सोसाइटीज, यंग इटली इन मार्सेटिलियंस एंड यंग यूरोप इन बैरन एंड अपोज मोनार्ची, इसने भाई मोनार्ची को जो है अपोज किया था। ठीक है, डेमोक्रेसी की बात की गई थी, तो ये इन व्यक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए और इसने क्या किया, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ग्युजेप्पे और मजिनी, ये इनका नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है। वो सेड व्हेन फ्रांस sneeze द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस क्लॉथ कोल्ड, ये किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो जो यूरोप है वो उसको ठंड लग जाती है, ये बात किसने कही थी। ठीक है, किसने कही थी सर, ये बात कही थी मटरचनी ने। किस एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट का टाइम दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी। तो ये बात किसने कही थी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आपके अंदर, देख सकते हैं आप इसको। मेटरनिच ने ये बात कही थी कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को ठंड लग जाती है। ओके, या यूरोप में ठंड आ जाती है, ऐसी बात इन्होंने कही थी। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, आपको दिख रहा होगा। व्हाट हैपन एट द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेपल कॉन्स एक मिनट यार, ये लाइट को क्या हो गया, आज लग रहा है ट्यूबलाइट ये खराब हो गई है। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। व्हाट हैपन एट द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, इसकी ट्रीटी में जो है वो क्या हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्रीस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द इंडिपेंडेंट नेशन, यहाँ पर जो है ग्रीस नाम का एक देश, ठीक है, यानी कि ग्रीक नाम का एक देश जो है वो दुनिया में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। ठीक है, वैसे तो 50 क्वेश्चन है भाई, 50 में से 20 तो ऐसे होंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आपके काफी काम आएंगे ये, अगर आप तैयारी करते हैं तो। 10 क्वेश्चन और रह जाते हैं इस वीडियो में हमारे, उसको भी देख लेते हैं हम, जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने। इन विच ईयर डिड, हाँ जी, इन विच ईयर डिड लुइस फिलिपे फ्ले द नेशनल एंड द नेशनल असेंबली वाज प्रोक्लेम्ड आ रिपब्लिक, ये एक टाइम पीरियड पूछा गया है कि भाई कब लुइस फिलिपे फ्ले जो थे और नेशनल असेंबली जो थे, इन्होंने प्रोक्लेम करा था किसको, आ रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र को इन्होंने क्या करा था, क्लेम करा था। तो ये टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है 1848। कब किया था भाई, 1848 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 है। व्हेन पर्सिया टुक on the leadership of the movement of national unification, who was the chief uh, who was the chief आर्किटेक्ट ऑफ द मूवमेंट, कह रहे कि भाई इनके चीफ हेड कौन थे जब पर्सिया ने लीडरशिप मूवमेंट जो है क्रिएट करी थी। तो आपको नाम पता होगा तभी आप बता पाएंगे, तो नाम थे ओटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं, जो कि आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है। हाउ मेनी वार्स ओवर 7 ईयर्स, 7 सालों में कितने वॉर हुए हैं विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, एंडेड इन पर्सिया विक्ट्री एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, कह रहे कि भाई 7 सालों के अंदर जो इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई थी, तो 7 साल में कितनी बार लड़ाई हुई है, जिसके बाद जो है पर्शिया नाम का एक, पर्शिया जो है जीत गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो नंबर ऑफ वॉर्स आपसे पूछा गया है, तो इनके बीच में 3 बार लड़ाई हुई थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आपके सामने है। इन जनवरी 1871
Who was proclaimed German emperor in a ceremony held at वर्सलीज के अंदर जो है सेरेमनी जो हुई थी जहां पर किसी व्यक्ति ने अपने आप को 1871 में जर्मन का राजा जो है घोषित किया था। तो वो व्यक्ति का आपसे नाम पूछा जा रहा है, उसका आप नाम बताएंगे। तो उनका नाम है, क्या नाम है? केजर विलियम फर्स्ट। ओके, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वो हैड साउट टू पुट टुगेदर अ कनहेड्स प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक इन द 1830s। 1830 का जो दशक चल रहा था उस वक्त यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक के लिए जो व्यक्ति आया था, मतलब जिसने उसके लिए बात करी थी इकट्ठे या पुट टुगेदर की जो बात करी थी, वो व्यक्ति कौन था? इसकी आपसे उसका जो है नाम पूछा जा रहा है, तो फटाफट बताइए। उसका नाम था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था इनके बारे में, गिजेप्पे मैकेज़िनी, सॉरी मैज़िनी। नाम ही ऐसे होते हैं सर, क्या करें। गिजुप्पे मैज़िनी, ये इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन 1861 डैश वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1861 में किसने इटली का अपने आप को राजा जो है घोषित किया था? उसका नाम आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो वो थे विक्टर एमुले सेकंड। ओके, इन्होंने अपने आप को इटली का राजा घोषित किया था सन 1861 में, 1861 में। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने, डैश इज परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर्स। कब से कब तक? 1807 से लेकर के 82 तक में एक व्यक्ति का आपसे नाम पूछा गया है जो सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं, इटालियन फ्रीडम फाइटर के नाम से जाने जाते हैं। तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। उनका नाम क्या है? गिुसेप्पे। ठीक है, ये सरनेम, इनमें सरनेम आगे लगता है भाई, ठीक है। गिुसेप्पे आगे मैजिकनी नहीं है भाई। हाँ, क्या गरीब है ये? GRIB, गरीब, गरीबल्दी। ठीक है, गरीब व्यक्ति थे एकदम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलने से पहले थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच एरिया वाज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। 1871 के बाद सबसे ज्यादा टेंशन वाला जो एरिया था यूरोप में वो कौन सा था, ये आपसे पूछा गया है। तो उसका आपको नाम पता होना चाहिए। बाल्कान स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा ही टेंशन वाला जो है यूरोप के अंदर हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, जो कि आपको दिख रहा होगा। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ठीक है, एस्ट्रो हंगरी वाज टू कीप ऑन काउंटरिंग the hold of the other power over the Balkans. This became one of the major reason for, रीजन पूछा जा रहा है कि भैया ये जो ऑस्ट्रिया, रशिया, जर्मनी जो ये जो पावर जनरेट कर रहे थे किसके ऊपर? बाल्कान के ऊपर, ठीक है, बैल्कन्स के ऊपर, जो कि यूरोप का क्या था, एक टेंशन वाला हिस्सा था। तो इससे क्या हुआ आगे जाकर के? पहला विश्व युद्ध हो गया कि दूसरा हो गया, कि ओटोमन एम्पायर का जो है समाप्त हो गया, या बल्कान स्टेट जो है इंटीग्रेट हो गया, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या हुआ था भाई? तो ये हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड का स्टार्ट हो गया था। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक, तो पहले विश्व युद्ध का कारण जो था वो क्या था, कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, एस्ट्रो और हंगरी, जो ये देश हैं, 5 देश जो हैं, ये क्या कर रहे थे? पावर जो है जनरेट कर रहे थे कहाँ पर? बाल्कन के ऊपर, जो कि यूरोप का क्या था, एक डिस्प्यूट एरिया था, या आप ऐसा कह सकते हो कि टेंशन वाला एरिया था। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया था, पहला विश्व युद्ध जो है वो स्टार्ट हो गया था। लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हेन वाज आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम? कब जो है आयरलैंड इसके अंदर जो है जुड़ गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1801 में। कब? 1801 में। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि थे संख्या में पूरे 50। कितने क्वेश्चन किए हमने? तो हमने किए हैं 50 क्वेश्चन। 50 में से आपको कितने आते हैं बताइएगा जरूर। थकान बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि कल से जो है लगभग 17-18 वीडियोस लगातार बैठ करके बनाना इतनी आसान बात नहीं है। तो आपको थोड़ी सी थकान आवाज में थोड़ा वो दिख रहा होगा, बट हमारी कोशिश है कि एग्जाम से पहले हम आपके लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना हम आपके लिए कंटेंट लाए, ताकि आप प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर पाए। इसलिए हम आपको पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं है इसका। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके,
और बुक्स को पढ़ते रहिएगा, सबसे अच्छा तरीका है बुक पढ़ने का, और इसके साथ आप एमसीक्यूज़ को करिए, तो आपका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। 50 में से आपको कितने आते थे या कितने आपके सही गए हैं, आप नीचे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएँगे, ओके? इसका आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं सीधा हमारे फ्रंट पेज की ओर, जिसका नाम था, जो कि हमारा मेनली थंबनेल भी था भाई, है कि नहीं? क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम था द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके हमने 50 एमसीक्यूज़ को करे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। साउंड वगैरह का थोड़ा-सा भाई आज जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। 1-2 दिन तो अब दिक्कत रहने वाली है, बाकी हमारी कोशिश है कि दिक्कत ना हो। ठीक है? क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। टर्म 1 का एग्ज़ाम आपका एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है। तो और आपको जो है ओएमआर शीट जो है वो फिल भी करनी है, और 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 90 मिनट तक लिखना है, ठीक है? क्योंकि ओएमआर शीट को फिल करने में टाइम लगता है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप। लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है, और पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है, आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर जॉइन करना है और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।